नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट का साइंस से क्या लेना देना है और साइंस के फीचर्स कैसे हम लोग मैनेजमेंट के फीचर्स में या प्रिंसिपल्स पे लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिर्फ साइंस की, तो साइंस एक क्या है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर बनाया गया है। सिमिलरली अगर हम लोग साइंस के फीचर्स की बात करें, तो साइंस के फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स क्या आता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बोल सकते हैं कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स रहते हैं वो क्या है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी कि सिर्फ इंडिया में ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाते। साइंस के प्रिंसिपल्स कहीं भी वर्ल्ड वाइड कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इंडिया में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, अगर आप किसी और जगह पे जाओगे, यूके यूएसए में भी जाओगे, तो सेम तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर भी पाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर साइंस का मैच करता है दैट इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट से कैसे लेना देना है इसका, इसको अपन बाद में भी देखेंगे। पहले हम लोग इसके फीचर्स को ही बस देख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि फर्स्ट वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का। अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल लूँ मैथ्स के बेसिस पर, अगर सोचूं तो मैथ्स का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ये क्या है, ये एक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि हमने सेट कर रखी है। इसीलिए अगर आप इंडिया के अलावा किसी और जगह पे जाते हैं और वहां पर भी अगर आपको एप्पल्स खरीदने हैं, ठीक है, तो अब वहां पर भी जो यूनिट रहेगी वो सेम ही चलेगी। ये नहीं कि इंडिया में कुछ अलग यूनिट बना रहे हैं, यूएसए में कुछ और बन रही है, रशिया में कुछ और बन रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दैट साइंस इज व्हाट, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मैथमेटिक्स भी क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, जीरो यहाँ इंडिया में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, जीरो आज पूरा वर्ल्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई अपने मन से मन करें हम यहाँ पे ये डिजिट चलाएंगे, हमारी मर्जी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये नहीं चलता है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है ये वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है दैट इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि हम लोग साइंस के यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हैं कि ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से निकाली गई है। तो दूसरा फीचर क्या होगा साइंस का, ऑब्वियस सी बात है दैट इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो एरोप्लेन रहता है वो क्या है, मैटर है। ठीक है, और जब वो अपना ज्यादा से ज्यादा हाई फोर्स लगाता है तभी वो क्या करता है, एयर के अगेंस्ट जा पाता है। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब तक के हमारा कोई और अदर मैटर उससे ज्यादा भारी फोर्स में ना हो, तब तक के कोई ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा फीचर क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसके बाद देखते हैं कुछ और फीचर्स। तो ये अगला फीचर बोलता है मैनेजमेंट का दैट इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। हाँ, मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो सारे क्या रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर करके ही डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स कब होंगे, जब हम लोग ठीक से अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करेंगे कि उस कंपनी के एम्प्लॉयज क्या चाह रहे हैं, मैनेजर्स क्या चाह रहे हैं, सप्लायर्स क्या चाह रहे हैं, कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, ये सब। ठीक है, इसको रेलेवेंट करके देखते हैं साइंस से क्या लेना देना है। अभी हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो वर्कर्स रहते हैं, वो जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो लोग क्या जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। तो रीजन की अगर मैं बात करूँ तो पहला मेरा ये रीजन हो सकता है क्योंकि वो लोग एक फिजिकल वर्क कर रहे हैं, मेंटल वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए टायर्डनेस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पहले ये चेक करना है कि उस टाइम इंटरवल में अपने को कितना देर, 4 घंटे के बाद ब्रेक देना है। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमको क्या होता है कि 4 घंटा पढ़ाने के बाद या 2.5 घंटा या 3 घंटा ऐसे पढ़ाने के बाद क्या होता है, ब्रेक मिलता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से रन करने के लिए, वर्कर्स की इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए, एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए क्या बनाई गई है, फैटिग स्टडी बनाई गई है, जिसमें हम लोग वर्कर्स की थकने नहीं थकने के टाइम इंटरवल को डिस्कस करते हैं, वो कितने टाइम में थकेगा नहीं थकेगा, काम कर लेगा फिर से अपने आप को उतना ही प्रोडक्टिव वे में जितना वो सुबह काम कर रहा था, अभी शाम को भी इतने टाइम तक के काम कर लेगा। तो ये सारी चीजें डिस्कस होती है मैनेजमेंट की। ठीक है, साइंस से लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमको ये बोलता है मैनेजमेंट का कि हम लोग ये आई डोंट थिंक सो कि आपने ये जो टर्म्स है इसके मतलब ठीक से पढ़े होंगे। ठीक है, आई थिंक सो अभी ये कवर भी नहीं हुआ होगा। अथॉरिटी मतलब ये होता है कि आप जब किसी को
एक पावर देते हो, ठीक है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप ये पावर दिए कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, आप 30,000 रुपए का आप देख लीजिए कि आप कैसे इस बार सेल्स को बढ़ाएंगे। 30,000 रुपए आपका जो इनिशियल आउटपुट इनपुट रहेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चर से लेकर के पूरी सभी चीजों को देखने तक का। तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पास क्या है, अभी वो पावर हो गई है उसके पास कि वो 30,000 रुपए को कैसे डाइवर्ट करके सेल्स को बढ़ाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम उसको पावर अच्छी खासी दे दी गई है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं पकड़ाई गई है, ठीक है। उसको ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि वो सेल्स पे एडवर्टीजमेंट के लिए अपने को वो करना है, ठीक है, या फिर कोई और स्ट्रेटजीज लगानी है, ये सारी चीजों की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझाई गई है ठीक से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इररिस्पॉन्सिव बिहेवियर दिखाया, यानी कि ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि मुझे बताया नहीं गया क्लियरली, मेरी क्या गलती है इसमें, मुझे नहीं बताया गया तो, ठीक है। तो ये चीज है अथॉरिटी के साथ, ठीक है, किसी को ज्यादा अथॉरिटी मत दो, जितनी अथॉरिटी दे रहे हो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ऐसा मैनेजमेंट में बोला जाता है। अगर हम लोग अदर कॉन्सिक्वेंसेस को देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि क्या होता है, आपकी जो ड्यूटी है, आप एक सिटीजन है इंडिया के, आपकी ड्यूटी है कि आप एक अच्छे इंसान बने, ठीक है, या फिर एक ऐसे इंसान बने जो कि दूसरे का कुछ नुकसान नहीं कर रहे, भले आप कितने भी बुरे हैं लेकिन आप दूसरे का कुछ नुकसान नहीं कर रहे। सिमिलरली बिजनेस में भी अगर आपको अथॉरिटी नहीं दी गई है और भर भर के रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पर रख दी गई है, आप ये भी काम करो, वो भी काम करो, यहाँ भी हैंडल करो, ऐसा भी करो, तो इससे क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, यानी कि जितने टाइम में आपको काम कंप्लीट करके देना चाहिए था आप उतने टाइम में नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत लोगों से घिरे हुए हो, आप बहुत लोगों की टेंशन से घिरे हुए हो कि मुझे इसका भी काम करना है, उसका भी काम करना है, ये भी देखना है। स्कूल लाइफ में भी एक चीज ये होती है कि जब आप 12th के बोर्ड एग्जाम्स देते हैं तब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कोई आपके चाचा बोल रहे हैं, कोई बुआ बोल रहे हैं, कोई फैमिली बोल रही है कि हमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, टीचर्स अलग बोल रहे हैं, आपके अंदर जो मेंटल प्रेशर है वो अलग चल रहा है, आपकी जो रूटीन है वो लेथार्जिक हो रही है, डिप्रेशन हो जा रहा है, कभी आपके अच्छे मोमेंट्स आ रहे थे उसमें भी लोग टोक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे चढ़ गई, लेकिन आपको कोई भी अथॉरिटी नहीं दे रहे। हाँ, इतने घंटे बाद थोड़ा घूम लेना, थोड़ा फ्रेश हो जाना, ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेना, ये सारी कोई भी अथॉरिटी नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पे क्या होगे, इनइफेक्टिव होगे, यानी कि आपको वो काम करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है, और जितना लिमिटेड टाइम में वो होना चाहिए था काम, वो क्या होगा, वो और डिले होते जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो है मैनेजमेंट का वो है दैट इट सर्व्स एज अ रिलायबल गाइड टू द मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजर्स के लिए एक बोल सकते हैं कि साइंस के प्रिंसिपल्स भी एक रिलायबल गाइड की तरह काम करते हैं। जैसे हमने पहले थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 5 घंटे में ट्रैवल करने के लिए हमको स्पीड फॉलो करनी पड़ेगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डुअल सबऑर्डिनेशन नाम की एक चीज आती है मैनेजमेंट में। डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जब एक जूनियर स्टाफ को 2 सीनियर स्टाफ लोग गाइड कर रहे हैं कि तू भी ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, और जो बी वाला जो हेड मैनेजर है वो भी उसको गाइड कर रहे हैं कि भाई तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डुअल सबऑर्डिनेशन, यानी कि दो लोग जब सामने वाले के डिपेंड रहता है कि तू मेरा भी काम करेगा और उधर से वो भी डिपेंड है कि तू मेरा भी काम करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लैशेस आएंगे उस जूनियर स्टाफ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट उतना ही सेट किया गया है। और दूसरी चीज ये कि उसको क्या है, उसको दोनों दोनों लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा उसके उतने ही लिमिटेड टाइम में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइंस के प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग इस चीज को इंश्योर करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डुअल सबऑर्डिनेशन नाम की एक चीज ना हो, ठीक है। एक सीनियर स्टाफ होना चाहिए, वो ही अपने एक जूनियर स्टाफ को गाइड करेगा, वो ही बताएगा कि क्या होना है, कैसे नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक जूनियर स्टाफ है, ठीक है, परचेज मैनेजर उसको बोल रहा है कि इस बार आपको इतने इतने रॉ मटेरियल से आपको इतना ही प्रोड्यूस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको 100 यूनिट्स बनाने को बोल दी, ठीक है, और वो जो जूनियर स्टाफ है वो क्या है, एक तरीके का वो लेबर है या वर्कर है, उसको आपने बोल दिया कि आपको इस बार 100 यूनिट्स बनानी है।
उसी तरफ में दूसरा जो सेल्स मैनेजर का एक पर्सन आता है, वो बोलता है कि आपको इस बार 100 यूनिट्स नहीं बनानी है, ठीक है, कम यूनिट्स बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में अपन ज़्यादा रेट में इसको बेच देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वो जो वर्कर है वो दोनों तरीके से अब फंस गया, इधर के सेल्स डिपार्टमेंट वाले कुछ और बोल रहे हैं, उधर का जो परचेज डिपार्टमेंट वाले हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, क्लैश होने चालू हो जाएंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डुअल सबऑर्डिनेशन बोलते हैं, दो लोग जब एक जूनियर स्टाफ को हेड करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारा जो वर्क है वो क्या आएगा, डिले होते जाएगा। यार अगर मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मेरे को बहुत बेकार आदत है ज्यादा बोलने की, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अगर हम लोग एक बार में पूरा कंक्लूड करके देखें तो ये है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, ठीक है, और ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है इन नेचर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो साइंस की तरह एकदम ज्यादा रिजिड नहीं है, यानी कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि सभी को फॉलो करनी पड़ेगी यूनिवर्सली। सिमिलरली अगर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमको ये बोलता है कि आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन वहां पर वैसी रेलेवेंट नहीं हो रही है, वैसी आपको हेल्प नहीं कर रही है उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद भी, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आपको यही बोलता है, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट क्या है, एक सॉफ्ट साइंस है, कंप्लीटली साइंस नहीं है, सॉफ्ट साइंस है। आगे लिखा है, इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड आर हाईली सेंसिटिव एंड अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि साइंस का जो प्रिंसिपल्स था वो मैटर, फोकस, ये सारी चीजों पर डिपेंड रहता है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, मैनेजमेंट किस पे किया जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर, उस ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी एसेट्स लाई जाएंगे, थिंग्स लाई जाएगी, उन्हीं पर ही सारी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स लगाई जाएगी। और इसमें क्या हो रहा है, ह्यूमंस इंक्लूड हो रहे हैं, ह्यूमंस के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना बहुत ही सेंसिटिव काम होता है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, किसी में कुछ और टैलेंट है, किसी में कुछ और बात है, किसी में गुस्सा है, किसी में ईगो है, लेकिन काम अच्छी तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर हम अपन मैनेजमेंट को सॉफ्ट साइंस इसलिए बोलेंगे क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड होते हैं इसके प्रिंसिपल्स, और ह्यूमन बिहेवियर क्या है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है। अनप्रेडिक्टेबल यानी कि जिसको हम लोग एक बार में एक झटके पे पता नहीं कर सकते कि सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा ये सुनने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में एज अ साइंस। कल हम लोग देखने वाले हैं एक और नया टॉपिक, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि साइंस और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे लेने देने हैं नहीं है इन लोग का, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कल हम लोग आर्ट वाला देखने वाले हैं, मैनेजमेंट और आर्ट में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, उसके बाद अपन प्रोफेशन वाला टॉपिक लेंगे, ठीक है। और वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, और आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही अपनी और वीडियोस बनाती जाऊँ और वीडियो से आप धीरे लिखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। तो अब जो अगला फीचर बोलता है साइंस का वो ये है दैट इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि हम एक बॉल को फेंकते हैं तो बॉल क्या करती है, बाउंस बैक होकर के हमको एक इफेक्ट देती है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने एक फोर्स लगाया, दैट इज द कॉज, एंड वो बॉल बाउंस बैक होकर के, दैट इज व्हाट, इट इज इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस का एक और जो प्रिंसिपल है दैट इट इज बेस्ड ऑन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिमिलरली ये भी मैनेजमेंट में अप्लाई होता है, ठीक है, देखेंगे कैसे होता है अप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट है, इट सर्व्स एज अ रिलायबल गाइडेंस फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस, यानी कि प्रेडिक्शन यानी कि जो हम आने वाले टाइम के लिए पहले से सोच के रखें कि ऐसा हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, साइंस हमको हेल्प करता है, एक तरीके से हमारे लिए गाइड बनता है कि आपके साथ फ्यूचर में ऐसे होगा अगर आप ऐसे एक्शन लोगे तो, ठीक है। जैसे कि हमको अगर 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमको 5 घंटे में ये वाला डिस्टेंस को कवर करना है, तो हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं कि हमको क्या स्पीड में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड डिराइव होकर के क्या आती है, वी हैव टू ट्रैवल 60 किलोमीटर पर आवर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, ठीक है।
तो ये मैनेजमेंट में भी हमको हेल्प करते हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो हमको हेल्प करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कि हमको कौन सा कैसा मेजर लेना पड़ेगा कि फ्यूचर में कुछ अच्छा बेनिफिट मिले। ठीक है, अब इसका छोटा सा अगर एग्जांपल ले तो एग्जांपल ये हो सकता है कि जो हमारे लेबर लोग होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए, ब्रेक चाहिए। तो ये क्या करते हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स वहाँ पे अप्लाई होते हैं, वहाँ पे अपने टाइम और मिनट्स की कैलकुलेशन को चेक करते हैं कि वो लेबर को कितने देर का ब्रेक देना चाहिए, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, आधा घंटे का, ठीक है, और कितने टाइम के लिए देना चाहिए, कितने बार देना चाहिए, ये सारे कैसे डिराइव होते हैं, ये सारे साइंस के बेसिस पर डिराइव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की फीचर्स की, देखते हैं कि साइंस के फीचर्स इससे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो पहला फीचर जो मैनेजमेंट का मैच होता है साइंस से वो ये है दैट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो ठीक एकदम सेम तरीके से ही दो ऑर्गेनाइजेशन में लगाए जाए। ठीक है, प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होंगे लेकिन जो लगाने का तरीका है, ठीक है, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का जो तरीका है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस की तो हर जगह, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो घर हो, ठीक है, कोई भी एनजीओज ले लो, ठीक है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, वहां पर भी जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है सभी जगह काम आते हैं। अगर आपको एक प्रॉपर रूटीन भी रखनी है अपनी, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी थिंग्स को मैनेज करना पड़ेगा, अपनी रूटीन को ठीक से मैनेज करके चलना पड़ेगा कि आप कौन से टाइम क्या काम करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर मैनेजमेंट का यही है दैट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। परवेसिव होता है, परवेसिव का मतलब होता है कि हर जगह है, ठीक है, हर जगह है। एंड हमको मैनेजमेंट की जरूरत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे पड़ती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे, और एवरी स्केल ऑफ ऑपरेशंस, फिर वो चाहे टॉप लेवल का काम हो, ठीक है, या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हो, या फिर जो मिडिल लेवल वाले लोग हैं जो डिपार्टमेंट्स के देख रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर। अब देखते हैं नेक्स्ट।